तो बस ये हम्म। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ना है, ये रिपीटर के लिए सबसे बेस्ट है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं स्टार्ट कैसे करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, तो मुझे पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म मिला। तो ये सब जो आप लोगों ने कंप्लीट करा, जो एक्स्ट्रा था वो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया। मैं आप लोग ने जो पढ़ा है बस वो नोट्स मेनली वो मेरा फोकस था। तो मुझे ये बताइए कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है जॉब के साथ की प्रिपरेशन किया जा सके, एक टाइम टेबल क्या मेंटेन किया जा सकता है। अफरोज, आपको और आपके परिवार को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। सो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दिस सक्सेस इन आर आरबी एग्जाम? थैंक कैसा यू लग मैम। हाँ, ये फीलिंग्स तो काफी अच्छा है मैम। सबसे पहली बात है कि एक पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, और पहली बार पेरेंट्स के आंखों में खुशी का आंसू देखना, ये एक अच्छा मोमेंट रहता है किसी के भी लाइफ में। जी। अफरोज, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, कौन से ईयर के पार्ट्स आउट हैं, आपका नाम, अपने पेरेंट्स के बारे में, और जो एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है वो किस जोन से क्वालिफाई किया है, कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, सारी यस इन्फॉर्मेशन। ओके मैम। मेरा नाम अफरोज इमरान है मैम। मैं गिरिडीह झारखंड का रहने वाला हूँ, और मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 2015 में का पास आउट हूँ मैं बीटेक। ओके। उसके बाद मैं एमटेक किया हूँ ITISM धनबाद से। हम्म। उसके बाद मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में मैं जॉब करता था, स्टील सेक्टर में। उसके बाद फिर वहां से स्विच करके मैं डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब करता था। समहाउ मैम 2023 में मेरी शादी हुई, लेकिन ओके। मतलब डेवलपमेंट सेक्टर में फिर मैं हैदराबाद में जॉब करता था। तो बहुत ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो वाइफ भी मेरे रेलवे में ही है मैम। और ओके। तो उसने भी मुझे मोटिवेट किया, और उनका जो लाइफ स्टाइल है और ये देख के मैं भी एक मोटिवेट हुआ कि मैं सोशल लाइफ को भी मेंटेन कर सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशनल वर्क। तो उसने भी एक स्पार्क का काम किया कि आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो मैंने लास्ट ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं स्टार्ट कैसे करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ। तो मुझे पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म मिला, मैं वहां से पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुआ। क्योंकि वर्क के साथ साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू करना था, तो बहुत ज़्यादा लाइव लेक्चर देख पाना पॉसिबल था नहीं मैं। तो मैं मेनली रिकॉर्डेड लेक्चर 1.5x के स्पीड, 2 के स्पीड इसमें देखता था। और एक बात और बीच में मैंने छोड़ दिया कि मैंने 2017-18 के बीच में भी प्रिपरेशन किया था। उस समय भी मैंने गेट क्वालिफाई किया था। उस समय मेरा 25 मार्क्स आया था, 1200 स्कोर आया था। लेकिन हम्म। उसमें मैकेनिकल में बहुत अच्छा कुछ मिल नहीं पाया था। पीएसयू से कॉल तो आए थे, लेकिन फाइनली कन्वर्ट नहीं हो पाए थे। इसरो एग्जाम, बार के एग्जाम सारे क्वालिफाई किए थे, लेकिन इंटरव्यू में हुआ नहीं। तो एक प्रिपरेशन का बना हुआ था, लेकिन क्योंकि बहुत सारा में सिलेक्शन नहीं होने के कारण थोड़ा मैं डीमोटिवेट हो गया था। और समहाउ थोड़ा सा फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं प्राइवेट इंडस्ट्री ज्वाइन करके अपना पढ़ाई को बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं रख पाया। लेकिन वही जो एक इस्पात का काम हुआ बीच में कि वाइफ ने सपोर्ट किया कि आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, हो जाएगा। तो रेलवे का वैकेंसी भी था, एक अपॉर्चुनिटी था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म था पीडब्ल्यू। तो वहां से अपना जर्नी स्टार्ट हुआ मैं, और प्रिपरेशन किए जितना भी टाइम मिल पाया उस पे, रिकॉर्डेड लेक्चर बाकी देखते हुए। तो कंप्लीट हुआ। पहले प्री क्वालिफाई हुआ मैम CBT 1। लेकिन हम अपना पढ़ाई, जैसे आप लोग सजेस्ट करते थे कि पढ़ाई को रोकना नहीं, कंटिन्यू करना, रिजल्ट का वेट नहीं करना। एक था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज वगैरह में देता था कंटिन्यूशन। सारे लेक्चर और सारे कुछ को फॉलो करता था, कंप्लीट किया सब कुछ। तो यूट्यूब में आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेशन हो या ऐप में प्रैक्टिस सेशन हो, सबको कंप्लीट करके ये था मुझे कि CBT 1 हो जाएगा। तो CBT 2 में कंटिन्यू रखा कि एक मंथ के बाद एग्जाम हो सकता है, 2 मंथ के बाद हो सकता है। मैंने गैप नहीं किया, क्योंकि मेरे पास वही टाइम था जितना मिलता था जॉब के बाद, उसी टाइम पे कंटिन्यू करना। तो CBT 2 देने से पहले भी ऐसा हो रहा था मैम कि टेस्ट वगैरह दे रहे लास्ट लास्ट में तो थोड़ा 110, 120, एक था कि 120 थोड़ा क्रॉस हो जाए तो एक सेफ जोन में आ जाएंगे। तो हम्म। समहाउ लास्ट लास्ट तक पीडब्ल्यू के जो भी टेस्ट दिए थे उसमें 123 ऐसा स्कोर हो पाया। आप ओके। लोगों का भी फीडबैक और ये सब रहता था, तो समझ में आता था कि हाँ थोड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बस एग्जाम के दिन अच्छा परफॉर्म करना। फिर जी। बस इसी उम्मीद से फिर एग्जाम दिए मैम। 22 अप्रैल का जो फर्स्ट सेशन का एग्जाम था मेरा, कोलकाता जोन का था। तो पता जो। एग्जाम देने के बाद था कि हाँ हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। फिर आंसर की और बाकी सब आने के बाद लगा कि हाँ हो जाएगा। फिर फाइनली जो सिलेक्शन हुआ मैम, टोटल 112 मेरा मार्क्स है मैम। टोटल 110 रो स्कोर था, 2 मार्क्स उसमें कट ऑफ मिला है। तो 112 टोटल स्कोर है। ओके। वेरी नाइस अफरोज। आपने जो मुझे बताया, तो मतलब आपने जॉब के साथ प्रिपरेशन करी है, आप जॉब भी कर रहे थे और उसके साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। यस यस मैम। थोड़ा ओके। जॉब पे फोकस्ड कम था मैम, लेकिन थोड़ा इधर भी ज्यादा था। इवन जॉब के बीच में भी हमको थोड़ा टाइम मिलता तो हम PDF से थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ये कर रहे थे। लेकिन हाँ जॉब के साथ साथ मैं कंटिन्यू किया।
अफरोज पीडब्ल्यू के कौन से बैच में थे जिसमें आप लेक्चर्स वगैरह देख रहे थे? RRB क्रैश कोर्स मैम, जो मैकेनिकल आरआरबी इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स, जो के। यस फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स था जिसमें कि फास्ट फास्ट सब कुछ पढ़ाया था। मैम, ओके। यस मैम। अफरोज मुझे एक चीज ये बताइए, क्योंकि आपने 2017 और 18 में भी प्रिपरेशन की है, फिर उसके बाद यस आपने मैम। पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। सो यस मैम। थिंग्स दैट यू लर्नड, हाउ इट वाज डिफरेंट इन पीडब्ल्यू एंड अदर इंस्टीट्यूट्स, या जो भी आपने प्रिपरेशन किया था, क्योंकि जब आपने प्रिपरेशन किया तो गेट वगैरह भी क्वालिफाई किया जैसे आप बता रहे हैं। यस मैम। समय से और इस समय में क्या चीजें आपने अलग सीखी जो इस बार आपको जॉब मिल गया और सिलेक्शन हो गया? बिकॉज क्योंकि आपने मास्टर्स भी किया है आईआईटी आईएसएम से, उसके बाद यस भी मैम। आप सेटिस्फाइड नहीं थे एक प्राइवेट जॉब से, एंड देन आपको ये रेलवे की जॉब चाहिए थी। तो यस क्या मैम। ऐसा अलग था इसमें? इसमें मैम पहले का जो, अगर 17-18 का बात करें मैम, तो जो भी उस समय चीजें मिलती थी ऑफलाइन ही मेनली चल रही थी, ऑनलाइन इतनी अवेलेबिलिटी थी नहीं। और दूसरी चीज है कि प्राइस वगैरह मैम बहुत ज्यादा था। पीडब्ल्यू एक एक मतलब कि बहुत ही हमको कम इसमें मिल गया बजट में, कि हम सोच सकते हैं कि हम एक कोचिंग या किसी गाइडेंस के थ्रू हम आगे अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। इनिशियली जब हम्म। हम जॉब के साथ कंटिन्यू किए मैम, तो एसएससी जेई वगैरह स्टार्ट किए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला। 1 मंथ में ही रिकॉल करना ये सब थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैंने जो नोट्स था पुराना उसको ही फोकस किया, लेकिन फिर भी एक वो आदत नहीं हो पा रहा था मैम बैठने का, कि हाँ थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूशन में बैठे यार स्टडी करें। लेकिन जब RRB जेई का बैच दिखा, और ये तो एक मतलब लेक्चर देखना, बैठना, उसको रिकॉल करना और चीजों कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल करना, ये बहुत अच्छे से मिल गया। और सबसे बड़ा चीज मैम जो आप बोल रहे हैं कि डिफरेंस क्या था, पीडब्ल्यू का एक चीज हम देखे कि वेल ऑर्गेनाइज सारा कोर्स से पहले हमको लेक्चर प्लान मिल रहा है कि कब मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, किस किस डे में क्या क्या होगा। मतलब हम अपने हिसाब से भी प्लानिंग कर सकते हैं, कब हम रिवीजन करना, कब क्या करना, कब ये जी क्लोज हो जी। जाएगा, कब टेस्ट देना। तो सबसे बेस्ट लगा ऑर्गेनाइज में हम, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंडस्ट्री में भी काम किए हुए हैं। तो कोई चीज ऑर्गेनाइज रहता है तो उस चीज को आगे लेके जाना, एक बैकअप प्लान बनाना, वो सब काफी आसान हो जाता है। तो सबसे बेस्ट लगा हमको कि सब कुछ ऑर्गेनाइज मिला। और आप लोगों का जो फोकस रहता था कि कंप्लीट कराने के बाद हमको छोड़ना नहीं बच्चों को, रिवीजन कराना है। आप लोग रिवीजन में भी 2-3 मोड लेके आए कि हाँ इसको करना है यूट्यूब में, ऐप में। तो वो काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा बुक्स और क्वेश्चन लगा नहीं पाए थे मैं। आप लोग ही जितना प्रैक्टिस कराए उसको ही कर पाए, क्योंकि जॉब के साथ साथ उतना ही टाइम मिलता था। तो वो प्रैक्टिस काफी अच्छा रहा, जो इम्प्रूव हुआ सब कुछ। अफरोज मुझे ये बताइए कि सीबीटी वन के बाद क्या क्या रिसोर्सेज, बिल्कुल ट्रुथफुली, कुछ भी यस ऐसा मुझे नहीं जानना है जो फैंसी लगे, मैम। क्या क्या रिसोर्सेस आपने टेक्निकल के लिए प्रिफर किए थे? प्रोडक्शन, मैम, इंडस्ट्रियल, थर्मल, क्या क्या नोट्स या क्या क्या रिसोर्सेज आपने जो भी यूज किए थे वो आप बताइए सारे स्टूडेंट्स को, जो कि क्योंकि जब इंसान सेलेक्ट होता है तो ऑब्वियसली जो आपने रिसोर्सेज यूज किए हैं वो वर्क किए हैं। यस उन रिसोर्सेज को एक बार बताएंगे ताकि काफी लोगों की हेल्प हो। मैम, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रिपरेशन एक राउंड में पहले भी किया, तो कुछ शॉर्ट नोट्स में पहले भी बनाने का आदी था कि शॉर्ट नोट्स बनाना और ये करना। लेकिन हम्म हर एग्जाम का थोड़ा, जैसे उस समय मेरा मेन फोकस गेट और बाकी बड़े पीएसयू और बड़े ए लेवल के हम्म एग्जाम पे था, लेकिन इसका थोड़ा पैटर्न और ये सब बिल्कुल डिफरेंट था। हम्म तो इसमें आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा ऐड कराया, जैसे कि मेट्रोलॉजी का पार्ट, ये सब उतना एडवांस नहीं था गेट वगैरह में, लेकिन इसमें कंप्लीट डिटेल्स और ये सब था। तो ये सब जो आप लोगों ने कंप्लीट कराया, जो एक्स्ट्रा था वो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया। मैं आप लोग ने जो हम्म पढ़ाया बस वो नोट्स मेनली वो मेरा फोकस था। और बाकी हम्म शॉर्ट नोट जो मेरे पास प्रीवियस था उसको ही मैंने इम्प्रूव किया। कुछ इम्प्रूव भी किया। एडिशन हमको मिला, हाँ वो इम्प्रूव किया। दूसरा जो स्ट्रैटेजी आप बताते थे मैम कि अ, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो नोट डाउन करो, सवाल हम्म लगाओ, वहां पे जहां फंस रहे हो उसको नोट डाउन करो, लिखो उसको, और उसको बार बार रिवीजन करो। तो वो स्ट्रैटेजी को मैंने फॉलो किया सारे सब्जेक्ट के ओके। लिए। क्लासेस मैंने सारे, इरफान सर का, इमरान सर का, आपका शाहनवाज सर का और रोहित सर का क्लासेस सारे का किया मैम, सारे ये का आपने रिवीजन किए भी हैं तभी किया। आप सारे फैकल्टीज के नाम जान रहे हैं, आपने सारी फैकल्टीज के यस। नाम ले लिए, दैट शोज कि आपने सबकी क्लासेस की हैं। यस मैम। अफरोज मुझे ये बताइए, जो हमने क्लास में पढ़ा, आपने यस जो भी मैम। पढ़ा क्लास में, चाहे थर्मल हो चाहे प्रोडक्शन हो, उसका कितना पोर्शन आपको लगा कि रियल एग्जाम में वैसा ही आया? अगर मैम मैं प्रोडक्शन का बात करूँ तो प्रोडक्शन में मैक्सिमम मेरे कवर हो गया था आपके नोट्स और बाकी सारा चीज का। थर्मल में सर ने पढ़ाया काफी, जितना सिलेबस था उतना कवर हुआ मेनली। अगर हम लोग कोई भी क्लासेस करते हो ये सब करते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड और ये सब था वो काफी डिफिकल्ट था। तो वो मतलब हमको लग रहा है कि वो थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस बोल दिए या आउट ऑफ द वे हो गया। बाकी लेकिन सर ने पढ़ाया काफी अच्छा था। कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे थे आईसी इंजन के,
कुछ कुछ क्वेश्चन जो मतलब लग रहा था कि ये अभी हम लोग टच नहीं कर पाए हैं वैसा सर ने, लेकिन वो सिलेबस उसको सिलेबस के हिसाब से उसको कवर किया था सर ने। तो मैम यही रहेगा कि मतलब प्रोडक्शन का तो अच्छा रिसोर्स मिल गया मुझे कि मेरा लगभग सारा कवर हो गया। और बाकी मैम क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेरा रहा है एमटेक, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग था कि पहले से थोड़ा आता था, तो उसको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। और बाकी मैम यही रहा थ्रू आउट द जर्नी। अफरोज, मुझे ये बताइए, जो जॉब के साथ बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपरेशन करते हैं, वो क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं? बिकॉज जॉब के साथ मैनेज करना बहुत कठिन होता है। तो जो यस लोग मैम। शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जीरो से स्टार्ट नहीं था, आप हमारे साथ जुड़े थे क्रैश कोर्स के साथ, तो आपको यस मैम। पहले से चीजें आती थी, फिर रिफाइन एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने उसको पॉलिश कर दिया। तो मुझे ये बताइए कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है जॉब के साथ की प्रिपरेशन किया जा सके, एक टाइम टेबल क्या मेंटेन किया जा सकता है? यस मैम। एक्चुअली अगर उनका जो भी वर्किंग आवर है, उनके अलावा उनके पास जो टाइम मिल रहा है, उनको हम्म। उसी टाइम में ही अपना पढ़ाई का स्ट्रेटेजी बनाना है। उनको अलग से टाइम नहीं मिल रहा। एक चीज जो हम फोकस किए थे मैम, कंसिस्टेंसी। अगर किसी दिन मेरा ऑफिस में लेट भी हो जा रहा है, मुझे घर आने के बाद 1 ही घंटा मिल रहा है, लेकिन हम उस 1 घंटे को यूटिलाइज करते थे। ये नहीं कि हम्म। मैं थक चुका हूँ आज नहीं पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने पे चीजें स्मूथ जाती है। अगर आप 2-3 दिन का भी गैप कर देते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं पुराना भूल गया हूँ, मेरे मुझे फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। 3 चैप्टर पढ़ने के बाद अगर लग रहा है 2-3 दिन गैप हो गया, तो लगेगा शुरू से फिर से एक चैप्टर से स्टार्ट करो। हम्म। ये एक चीज है। दूसरी चीज, अगर जैसे मेरा जनरल शिफ्ट था मैम, तो मॉर्निंग का 2 से 3 घंटा निकालने की कोशिश करते थे अर्ली मॉर्निंग उठ के। और इवनिंग में आने के बाद भी 2 से 3 घंटा निकालने की कोशिश करते थे। तो मिनिमम हम 4 to 6 आवर्स लेके चलते थे, जिसमें हम थोड़ा लेक्चर भी, इनिशियली तो लेक्चर देखना रहता था, उसे नोट्स बनाना जो न्यू है, अगर जो एडिशन हो रहा है शॉर्ट नोट्स में तो उसको ऐड करना। और मॉर्निंग में एक बार रिवाइज करते थे मैम। और संडे आप लोगों का जो टाइम स्लॉट था मैम, उसमें छुट्टी रहता था संडे, तो उसमें रिवीजन करते थे जो भी थ्रू आउट द, ये शुरू से ही प्रैक्टिस में लाए। ऐसा नहीं है कि ओके। बैकलॉग क्रिएट करके चल रहे हैं। बैकलॉग क्रिएट करने से मैम फिर एक बर्डन बनता है। सबसे जी जी। बेस्ट था मेरे केस में मैम कि कंसिस्टेंसी रहने से ही, क्योंकि जॉब में उतना ही लिमिटेड आवर्स है मेरे पास, उसी में हमको हम्म। यूटिलाइज करना है। फेस्टिवल भी हम्म। अगर कुछ बीच में आ रहा है मैम, तो उसको भी हम मिनिमाइज कर रहे हैं कि 1 से 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा हम थोड़ा फेस्टिवल को दे दे, घर परिवार को दे दे, बाकी टाइम भी हम यूटिलाइज करें। उस दिन भी हम 1 घंटा ही क्यों नहीं पढ़े, लेकिन हम उस दिन भी टाइम को यूटिलाइज करें। ग्रेट। होली, दिवाली, ईद, बकरीद सब आती रहती है, पर ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी टास्क है। अच्छा अफरोज, बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? कितना फ्रीक्वेंटली और कितना मिक्सअप करके रिवीजन करना चाहिए, और कैसे रिवीजन करना चाहिए सब्जेक्ट का? फर्स्ट टाइम में मैम, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि लेक्चर देख रहे हैं साथ में नोट्स बना रहे हैं। मैं प्रिफर करता था कि मैं एक बार लेक्चर को अच्छे से ध्यान से सुनूं, फिर नोट्स हम्म। बनाऊं। उसमें मेरा एक रिवीजन ऑलरेडी हो जाता था, नोट्स बनाते टाइम भी मेरा एक रिवीजन हो जाता था। ठीक है। उसके बाद मतलब मेरा था मैम, हम हर सारा सब्जेक्ट 3 बार एटलीस्ट जरूर पढ़े हैं। तो रिवीजन हम्म। के लिए मैम पहला बार में तो टाइम लगता है कि हाँ, चीजें अगर नहीं है तो ग्रैस्प करने में टाइम लग रहा है। लेकिन अगर 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लिए, तो मतलब बहुत कम हो जाता है। आपके पास लगेगा कि हाँ, ये चीजें मुझे आती है। जो चीज बार बार हम फंस रहे हैं, उसका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, या हम्म। हम जहाँ पे गलत मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे हैं, उस चीज पे फिर फोकस करके हम लोग रिवीजन करें तो ज्यादा बेटर। तो अगर मैं आपको शेयर नहीं कर पाया, आपने मांगा भी था ग्रुप में कि अपना जो भी है स्ट्रैटेजी और ये सब, तो अगर आप, पता नहीं इसमें देख भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं लैपटॉप से कनेक्ट हुआ हूँ। तो देख पा रही हूँ, इस देख पा रही हूँ। इसमें मैम हम्म। अगर आप देख रहे होंगे, कोई भी लेक्चर का नाम है और वो हम्म। 2 बार कटा हुआ है, यानी कि 2 बार मैंने उसको मिनिमम रिवाइज हम्म। किया है। पहले लेक्चर को जो हम्म। कंप्लीट किया, ये सारे सारे फैकल्टी सारे का लेक्चर का ऐसे ही था। और ओके एक्स्ट्रा ओके। जब टाइम मिलने पे एग्जाम के पहले, अगर आप मार्कर का देख हाँ रहे होंगे हाँ, हाईलाइट येलो किया कलर हुआ है, में। जो हाईलाइटर, तो वो है हम्म। कि मैम एक्स्ट्रा टाइम मुझे जो मिला एग्जाम से पहले, मैंने एक बार और उसको रिवीजन किया जितना भी टाइम मिले। ओके। क्योंकि एक बार एग्जाम में मार्च में शेड्यूल था, फिर अप्रैल गया, तो एक बार था कि हम्म। मार्च के पहले हमको सब कुछ कंप्लीट करना है। फिर दोबारा टाइम मिला तो फिर एक एक बार सारे सब्जेक्ट को मैंने रिकॉल किया। CBT 2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 बार अगर हमको सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और मेनली रिवीजन क्लासेस जरूर अटेंड करना है। क्योंकि मैम रिवीजन से, आपको ने तो मैम थ्योरी भी रिवाइज कराया था कि 5 आवर्स का 6 आवर्स का क्लास, एक शॉर्ट नोट शॉर्ट हाँ हाँ ये लिख के, तो थ्योरी वन क्लासेस शॉट भी करके हमारे रिवाइव हो गया हाँ। थ्रू आउट। मतलब उसमें हमको और ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैम अच्छा खासा हो गया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हम ऐप का बात करें और बाकी हम्म। चीजों का, और आपका जो था मैम कि 300 क्वेश्चन टारगेट करो, उतना तो वक्त नहीं मिल पाता था कि 300 कर पा। बट मेरा रहता था कि हाँ, सोने से पहले सबसे लेट नाइट में क्वेश्चन ही लगाते थे पढ़ने, और हम्म। याद करने के बाद
कि जितना हम्म क्वेश्चन हो पाए, जब तक नींद ना आ जाए, जब तक थोड़ा लगे कि बेड पे जाना है, उससे पहले जितना क्वेश्चन, लेकिन मिनिमम रहता था 100 कर लेना है। कभी वो 100, कभी हम्म। 150, कभी 200 तक भी जाता था। किसी छुट्टी वाले दिन वीकेंड पे उसको हम लोग कवर करते थे। अच्छा, मैं जरूर बोलती हूँ 300 सवाल सॉल्व करना, बट अगर कंसिस्टेंटली कोई 100, 150, 200 सवाल भी कर रहा है ना, तो भी तो हो जाएगा उसका काम। कंसिस्टेंसी की एग्जैक्टली मैम, एक्चुअली बात है। एग्जैक्टली। यस मैम। कंसिस्टेंसी की बात है। अच्छा अफरोज, मिस्टेक्स को कैसे ठीक की जा सकती है? क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, बहुत बार सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? इसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? मैम मेनली तो है मैम रिवीजन, 2 से 3 बार रिवीजन, और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्क करना। अगर मेरा किसी टॉपिक पे क्लियरिटी नहीं होने के कारण मिस्टेक्स हो रहा है, मान लीजिए हम्म आईसीएस इंजन का क्वेश्चन लगा रहे हैं, सीओपी निकालना है, अगर रेफ्रिजरेशन का क्वेश्चन की जगह पंप का क्वेश्चन पूछ दिया, लोगों क्वेश्चन को नहीं पढ़े ध्यान से, रेफ्रिजरेशन की जगह पंप का फॉर्मूला हम्म लगा के सॉल्व कर दिए, तो वो होता है मैम कि कंसेप्ट को पहले दोबारा जाके फिर से देखना। अगर एक चीज में बार बार हम गलती कर रहे हैं तो फिर से रिवाइव करना थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं है। कि हम अगर लेक्चर का हेल्प ले रहे हैं, क्लास नोट्स का हेल्प ले रहे हैं, आप लोगों ने तो शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया, उसका हेल्प ले रहे हैं, या फिर बुक्स भी है मेरे पास, कुछ अच्छे बुक्स है तो उसका भी हेल्प लेके जिस टॉपिक पे क्लियरिटी नहीं है उसको पहले क्लियर कर लेना, क्योंकि इसमें बच्चे बार बार मिस्टेक कर रहा होता है। और मेनली हम्म मैम ये आरआरबी जेई का एग्जाम है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा थे, न्यूमेरिकल बहुत कम, तो मिस्टेक्स का हम्म पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और ये सब पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब मेनली मिस्टेक्स होने का प्रोबेबिलिटी बनता है मैम न्यूमेरिकल्स में, कि इसमें आपने गलत सॉल्व किया और ये किया, तो ये स्ट्रेटेजी है। ओके, टेस्ट सीरीज के बारे में अफरोज बताइए। टेस्ट सीरीज कैसे देना चाहिए? कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? क्या बेस्ट मेथड है टेस्ट सीरीज देने का? कितने दिन में, लाइक डेली देना चाहिए या 2 दिन छोड़ के देना चाहिए? एनालिसिस कैसे करें? ये सारी टेस्ट चीज। सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज का मैम, अगर मैं अपनी बात करूँ तो सीबीटी 1 के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि बाकी जो जीएस का पोर्शन और ये सब था मैम, वो मेरा कभी कवर हुआ नहीं था, क्योंकि मेनली मैं स्टार्टिंग से ही टेक्निकल पे ही फोकस करके रखा हम्म हूँ। तो उसमें हम्म मुझे सीबीटी 1 के लिए थोड़ा डाउट था कि ये मैं कैसे करूँ, क्योंकि उसको मैं मुझे पढ़ना भी था, रिवीजन का सिर्फ नहीं था उसमें कि मुझे रिवीजन करना है। तो एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में वो टेस्ट सीरीज दे देना है। जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है उसको भी अटेंड अटेंड करिए, फुल लेंथ टेस्ट है, आप लोगों ने मॉक टेस्ट भी करवाया था, जिसमें मैं एनालाइज कर पाता हूँ कि जितने बच्चे अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें मैं कौन सा पोजीशन पे हूँ। तो हम्म। उससे एक मैम मोटिवेशन आता है। जब मैंने पहला टेस्ट दिया था सीबीटी 1 के लिए, तो मेरा 60 स्कोर आया था, सिर्फ 60, ओनली 60 स्कोर आया था सीबीटी 1 के टाइम पे। जी। तो लेकिन रैंक 12 था, अब जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, तो थोड़ा था कि हाँ चलो 60 आ रहा है, इसको हम पुश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जब मैंने टेस्ट दिया मैम, तो वो स्कोर जाके 73 हो गया, और उस समय ओके। मेरा रैंक मतलब 3 पे आ गया। फिर मैंने हम्म अपना प्रिपरेशन को, उस समय मॉक टेस्ट वीकली हो रहा था मैम पीडब्ल्यू के ऐप में, उस समय मॉक हम्म टेस्ट दिया। फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं मतलब 89 तक मैंने स्कोर किया था सीबीटी 1 के केस में, उस समय रैंक 1 हुआ। तो एक मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे ये लग रहा था कि हाँ अगर मैं रैंक 1 ला रहा हूँ तो एग्जाम जरूर क्रैक कर सकता हूँ, तो एक मोटिवेशन भी मिलता है टेस्ट सीरीज से। दूसरी चीज, बहुत हम्म। सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर मॉक है 100 क्वेश्चन का है तो टेस्ट सीरीज देने के बाद बस रैंक देख लिए, स्कोर देख लिए, फिर छोड़ दिए। लेकिन उसको जाके एनालाइज करना है कि कहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है। कभी कभी हम लोग अनजाने में ही मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन आता है फिर भी अच्छे से क्वेश्चन को गो थ्रू नहीं हुए, मिस्टेक कर दिए। ऑप्शन को गो थ्रू नहीं हुए, हम लोगों ने यूनिट पे फोकस नहीं किया कि यूनिट क्या है, ऑप्शन सेम था, यूनिट पे फोकस नहीं किया, वो मिस्टेक कर दिए। तो ऑप्शन को अच्छे से देखना। तो ये चीज रहा है मैम कि आप अगर टेस्ट दे रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ते जा रहे हैं, टेस्ट देते जाइए, मॉक टेस्ट भी दीजिए, फुल सब्जेक्ट का जो टेस्ट है। फिर आप लोगों ने कॉम्बिनेशन का भी लाया था कि प्रोडक्शन के साथ एचएमटी का टेस्ट, तो थर्मो के साथ हाँ। इसका टेस्ट, तो वो भी एक मिक्स बहुत अच्छा रहता है स्ट्रैटेजी बनाने में, कि हाँ हम इस तरह से प्रिपरेशन करके फिर टेस्ट दे सकते हैं। हम इस वीक में ये रिवाइव करेंगे 2 से 3 दिन में, और टेस्ट देंगे। जो मैम स्ट्रैटेजी आप लोगों ने फॉलो किया था, 2 से 3 दिन 4 दिन के गैप में टेस्ट को लाना, मिक्सिंग टेस्ट फिर मॉक टेस्ट लाना, वो काफी अच्छा था। अगर लोग उस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करें, अगर खुद से बना ले रहे हैं कि हाँ हम ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करेंगे, वेल एंड गुड। बट अगर खुद से नहीं बन रहा है, तो जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जिनका गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। अफरोज, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि पढ़ा है बहुत कुछ कोई टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा है? कई बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ऐसे केस में क्या किया जा सकता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हुआ है मैम, थोड़ा इस अभी के केस में मैम थोड़ा कम ही हुआ था, क्योंकि मोर और लेस क्वेश्चन लगभग हो ही जाते थे, कुछ क्वेश्चन नहीं ओके। आ रहे तो मतलब वो टॉपिक मैंने कवर नहीं किया।
बट अगर मैं प्रीवियस बात करूँ तो मशीन डिजाइन के क्वेश्चन थोड़ा मुझसे नहीं हो पाते थे, उसे मुझे बार बार रिवाइव करना पड़ता था। इसमें तो मशीन डिजाइन था नहीं मैम, तो नहीं, बार बार मैं आई उसके लिए थिंक एफर्ट ऑन लगाता था। मार्क्स, जैसे कोई हर व्यक्ति को कोई ना कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, यस उसके मैम, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो ऐसे केस में अगर कोई पार्ट आपको टफ लग रहा है या जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उसके केस में क्या किया जा सकता है? अगर मैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये एनालाइज कर ले कि उनका वेटेज क्या है उस सब्जेक्ट का। अगर हम हम्म। चाहे तो बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करके अगर वो कर सकते हैं। अगर मैं अपना बात करूं मैम तो CBT 1 के लिए पहले मैंने 85 जो मार्क्स था जीएस को छोड़ के पहले उस पर फोकस किया। हम्म। अगर मेरा ये प्रिपेयर हो गया तो मुझे टाइम मिला तो मैं बाकी चीजों पे जाऊंगा। तो सेम हम्म। स्ट्रेटेजी वो कर सकते हैं अगर कम वेटेज का कोई सब्जेक्ट है। तो अगर बाकी चीज को वो अच्छा से इनहांस कर ले और इस पे थोड़ा एक गो थ्रू हो जाए कि अगर कुछ छोटे लेवल का क्वेश्चन आया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया, उसको हम कर सकते हैं, वहां से भी एक दो स्कोर कर सकते हैं। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा हम एक दो क्वेश्चन वहां से कर सकते हैं इसको। तो दैट इज इनफ, मतलब उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे के बाकी प्रिपरेशन को खराब नहीं करना चाहिए। अफरोज, व्हाट आर द रिसोर्सेज फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग? जैसे आपने बोला कि हाँ 100-150 क्वेश्चन दिन भर में आप कर लेते थे, तो यस मैम। रिसोर्सेज क्या क्या थे? कौन कौन से क्वेश्चंस आपने किए? कौन कौन, मतलब क्या क्या प्रीवियस ईयर या क्या किया आपने यस, क्वेश्चन? मेनली मैम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन किए हैं। हम्म। वो आप लोग के थ्रू ही प्रोवाइड हुआ था मैम, सर लोगों ने टेलीग्राम में शेयर किया था कुछ ठीक है। चीजें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह मैंने वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने 2 से 3 बार लगाया, क्योंकि मैम प्रीवियस के ईयर अलावा? क्वेश्चन में भी कुछ। हाँ, उसके हम्म। अलावा मैम DPP आप लोगों ने प्रोवाइड किया है, और हम्म। भी कुछ क्वेश्चन बैंक मेरे पास थे मैम, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन। ओके अगर ओके। मैं ये वन लाइनर और इसका बात करूँ तो इंजीनियरिंग सर्विसेज से वो थोड़ा इनहेंस होता है, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं था मैम कि सारा को कवर कर पाऊँ, सारा कुछ कर पाऊँ। उससे अच्छा था कि हम 2 से 3 बार कोई जो रिसोर्स है उसको रिवीजन कर ले, बेटर कि हम 2-3 नए बुक को प्रीफर करें। तो रिवीजन का स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर है नए रिसोर्सेज को ऐड करने से। हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? कैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि आप इतना समय बाद भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए? बिकॉज व्हेन इट्स अ लॉन्ग जर्नी, तो मोटिवेशन तो चाहिए ही होता है। तो कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा जाए प्रिपरेशन के वक्त? मेनली मैम एम, अगर आप सोच रहे हैं बस इस बार करना है तो करना है। इस बार मेरे पास मैम बहुत ज्यादा चांस नहीं था कि हाँ अब करना है, फिर रेलवे वैकेंसीज लाएगी या कुछ और ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसमें हम थोड़ा कम टाइम पे कुछ अचीव कर पाए। फिर आपका एज भी हो रहा है तो चीजों को टैकल करना, बहुत सारी चीज में जी जी जी। एलिजिबिलिटी भी कभी चीजें जा रही है कि आप PSU और अदर चीजों में अपियर भी हो सकते हैं। तो मेन था मैम कि इस बार करना है, इस चीज को अचीव करना है, आप उसके लिए डेडिकेशन एकदम जरूरी है। तो मेन वही था मैम कि इसको फोकस करके करना है। और सपोर्ट में मैम सच बोले तो मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है इसमें। वो जी खुद रेलवे में है, उनका लाइफ स्टाइल और ये सब देख के भी मुझे काफी मोटिवेशन मिला। और फैमिली का तो ग्रेट सपोर्ट मैम हमेशा रहा है शुरू से ही। तो ग्रेट ग्रेट। आपकी वाइफ रेलवेज में किस पोस्ट में है? एक्चुअली मैम वो टेक्नीशियन ग्रेड में है। ओके ओके हाँ, ग्रेट। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी आप वो आप लोगों की जो लाइफ है काफी सही चलेगी। फ्यूचर ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अफरोज, बहुत अच्छा थैंक यू लगा मैम। मुझे आपसे बात करके। इन दी एंड, जो आपको लगता है कि एक बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है फ्रेशर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए, क्योंकि आपने जो किया है, आपने काफी इयर्स के बाद रिपीट करके किया है, तो जो रिपीटर्स भी हैं जो आपके साथ जो करना चाहते हैं उनके लिए लास्ट में कुछ शब्दों में समराइज करिए। अगर हम फ्रेशर का बात करें तो सबसे अच्छा होगा कि जितना जल्दी हम लोग स्टार्ट कर दे उतना अच्छा है, उतना जल्दी हम लोग को अचीवमेंट मिलेगा। कुछ वैसे बैच को लेना या फिर वैसे रिसोर्स को प्रीफर करना जहां से हम थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट सीख सके। और जो रिपीटर है अगर एक बार प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर उनको आइडिया है, एक बार गो थ्रू हो चुके हैं क्या सिलेबस है, किसकी क्या एग्जाम पैटर्न क्या है, तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू जाए। क्वेश्चन हम्म। प्रैक्टिस के थ्रू जाने से उस एक कॉन्सेप्ट आप लोग बताते हुए थे मैम, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व कर करके ही क्वेश्चन अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। तो बस ये हम्म। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ना है, ये रिपीटर के लिए सबसे बेस्ट है। और उसके बाद थ्योरी देखें, अगर हम बार बार किसी चीज में फंस रहे हैं तो फिर हाँ अपना कॉपी अपना नोट्स पलट के थ्योरी देख ले कि हाँ ये चीज को फॉलो करने से सही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाए, वही आपको मंजिल तक लेके जाएगा मैम। Great, great, great. Thank you so much, Afroz, and all the very, very best and many more success in future also. Very, यस very मैम, good luck डेफिनेटली। and thank you so much. थैंक्स अ लॉट।